चलिए, आज हम आगे बढ़ते हैं अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। जो टॉपिक मैंने आपको दिया कि हम सभी चाहते हैं कि हमारी एनजीओ के अंदर फंड्स की कभी भी कमी ना हो। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि हमारी ऑलमोस्ट संस्थाएं, सभी की सभी संस्थाओं के सामने एक ही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, या उनके पास लेक ऑफ फंड्स हमेशा से ही एक मुद्दा रहा। आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी संस्था के अंदर कभी भी फंड्स की कोई दिक्कत, कोई कमी, कोई परेशानी रहे ही ना? क्या वास्तव में ऐसा कोई तरीका है? और अगर है तो अभी तक हमें पता क्यों नहीं लगा? अगर है तो क्या हम उस तरीके को अपनी संस्था के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ऐसे तमाम प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं जैसे ही हम उस टॉपिक की ओर जाते हैं जो टॉपिक आज आपके साथ शेयर किया गया था कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी एनजीओ के अंदर कभी भी फंड्स की कोई दिक्कत ना आए, किसी भी प्रकार की फंडिंग प्रॉब्लम हमारी संस्थाओं के अंदर ना हो। हालांकि इस विषय को मैं आज आपकी पीपीटी के साथ लेता, प्रेजेंटेशन के साथ में इस टॉपिक को डिस्क्लोज करता आपको, मगर सुबह ही एक ऐसी खबर परिवार में मिली दुख की कि फिर आने जाने वाले लोगों का तांता लग गया। और ऑब्वियस सी बात है कि उस स्थिति में मैं नहीं था इस कैपेबल कि मैं पीपीटी तैयार कर सकूं। लेकिन मुझे आप सभी लोगों पर भरोसा है कि आप लोग हमेशा हर विकट परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो आज की इस मीटिंग को जब आप मेरे साथ अटेंड करें, इस मीटिंग के अंदर जो ज्ञान आज आप अर्जित करेंगे, आप अपने कॉपी और पेन के साथ, यानी कि आपकी जो नोटबुक है और आपके पेन के साथ अवेल रहेंगे, जिससे कि जो भी मैं आपको बताऊं, हालांकि प्रेजेंटेशन में होता और बेटर होता, मैं आपको लिखा हुआ दिखा सकता था या बता सकता था, लेकिन अब पीपीटी अवेलेबल नहीं है। तो कॉपी और पेन के साथ आपको अवेल रहना है इस पूरी मीटिंग के अंदर। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति है, वो कौन सी अ, स्थितियां हैं, वो क्या जो है टास्क हैं जिनको अगर हम परफॉर्म कर लेते हैं तो हमारी संस्था के अंदर कभी भी फंड रेजिंग की कोई कमी नहीं होगी। और यकीन मानिए, इतने समय से मैंने आपको जो क्लासेस दी, आप सभी को जो ज्ञान दिया, उनके रिजल्ट्स पर आधारित आज की नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो नॉलेज, ये जो ज्ञान, ये जो ट्रिक्स और टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, वो आपके भी उतने ही काम आए, आपके लिए भी उतने बेनिफिशियल साबित हों जैसे कि हमारी टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो है बेनिफिशियल साबित हुए। और जिन भी एनजीओज ने इस पर्टिकुलर जो है वे को अपनाया, इस पर्टिकुलर तरीके को अपनाया, आज उनके खुद महसूस हो रहा है और वो खुद मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि उनकी संस्था में जनरली अमूमन रूप से फंड्स की कोई कमी नहीं रह पा रही है। तो आखिर वो क्या तरीका है, वो क्या टिप्स हैं जो हम फॉलो अप कर सकते हैं? सबसे पहले आप मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप अपने कॉपी और पेन के साथ रेडी हैं? से रेडी इन द चैट बॉक्स। अगर आप अपने नोटबुक और पेन के साथ रेडी हैं, से रेडी इन द चैट बॉक्स। मुझे दोनों बातें कंफर्म हो जाएंगी कि आप तक मेरी वॉइस भी प्रॉपर रूप से आ रही है और आप अब रेडी हैं वो सभी तरीके जानने के लिए जिनके माध्यम से आप अपनी संस्था को फाइनेंशियल फ्रीडम में लेकर जा सकते हैं। हालांकि ये जो आज का टॉपिक है, ये आपके उसी फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स से लिया गया है जो हमने आपको द एनजीओ गुरु के प्लेटफॉर्म पर दिया हुआ है। चलिए जी, बात करते हैं कि कैसे और वो क्या विधि है जिसके माध्यम से हमारी संस्था के पास कभी फंड्स की कोई कमी ना रहे। अब यहां पर दो बातें निकल कर आती हैं। मैंने आपसे जो कहा, वो मैंने ये कहा है कि आपकी संस्था के पास फंड्स की कोई कमी ना रहे। इसका आप दूसरा मतलब निकालिएगा मत। इसका आपको दूसरा मतलब नहीं निकालना है कि मेरी जेब में कभी पैसों की कमी ना रहे। याद रखिएगा,
आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में और संस्था की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में, दोनों में अंतर है। क्योंकि हमारे तमाम साथी ऐसे भी हैं जो अपनी जेब से इसको जोड़कर देखते हैं कि मेरी जेब में पर्याप्त अमाउंट हो मेरे खर्चों के लिए, मेरी पर्सनल लग्जरियस लाइफ के लिए, या मेरे ऐशो आराम के लिए। नहीं, यहां पर मैंने जो बात की है, जिस टॉपिक को आज हम लेकर चलेंगे, वो रहेगा सिर्फ हमारी संस्थाओं के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी ना हो, लेक ऑफ फंड्स कभी भी ना हो। क्लियर है? तो दोनों चीजों को मर्ज मत कीजिएगा। सबसे पहला जो इस पर्टिकुलर वे में अगर हमें जो कदम उठाने हैं, उसमें सबसे पहला कदम जो होता है वो होता है अपने आप को पहचानना। नोट डाउन कर लीजिए, हिंदी में अगर आप नोट डाउन करते हैं देन नोट डाउन अपने आप को पहचानिए। अगर आप इंग्लिश में नोट डाउन करते हैं तो मेंशन कर लीजिए आइडेंटिफाई योर सेल्फ। सबसे पहले खुद को पहचानिए। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे सर खुद को पहचानने से आपका तात्पर्य क्या है? खुद को पहचानने से मेरा तात्पर्य है कि क्या आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं भी या नहीं। सबसे पहला सवाल जो आपको खुद से करना है कि आप क्या इस लायक हैं कि आप एक एनजीओ चला सकें। अब यहां पर मैंने उन दोनों पॉइंट्स को समावेशित किया है, यानी कि जब आप खुद से ये सवाल करें तो आपको दोनों वे में सवाल करना है। पहला नॉलेज और दूसरा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। क्या आपकी नॉलेज इस प्रकार से है कि आप इस संस्था को चलाने के लिए एलिजिबल हैं, और क्या आप खुद फाइनेंशियली इतने कैपेबल हैं कि आप एक संस्था चला सकें? यह सवाल खुद से जरूर कीजिएगा। अगर आप खुद बेरोजगार हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप खुद बेरोजगार हैं, आपको तुरंत यह संस्था क्विट कर देनी चाहिए या इस संस्था की लाइन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जरूरत है आपको खुद एक रोजगार की। यह संस्था उन लोगों के लिए है, आपके मेंबर्स जो आप इस संस्था में बनाते हैं, उनके प्रति भी यह सवाल खड़ा कीजिए और पूछिए उनसे, आर यू एलिजिबल टू ऑपरेट दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो खुद बेरोजगार हैं, वो आपकी संस्था को चलाने के, आपकी संस्था में एज ए मेंबर एड ऑन होने के हकदार नहीं है। सबसे पहले उनको जरूरत है खुद एक रोजगार की, क्योंकि एक बात, एक यंत्र, एक मंत्र अपने जीवन में हमेशा नोट डाउन करके रख लीजिए। संस्था की लाइन, एनजीओ सेक्टर, समाज सेवा उन लोगों के लिए बनी हुई है जिनके पास खुद के अपने परिवार के लिए पर्याप्त है। उनकी सेविंग्स के अलावा उनको ऐसा लगता है कि उनकी सेविंग्स का एक हिस्सा उन्हें समाज के प्रति दे देना चाहिए। सबसे पहली चीज। अब आप कहेंगे कि सर जो वॉलेंटियर्स होते हैं वो तो स्टूडेंट होते हैं, वो भी तो समाज सेवा करते हैं। बिल्कुल, वो समाज सेवा करते हैं अपने समय के लिए, अपने समय का कंट्रीब्यूशन वो देते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रेंथ नहीं हूं सर, लेकिन मैं अपनी संस्था को मेरा समय देता हूं, तो सर वो समय अपनी संस्था को मत दीजिए, किसी और संस्था के यहां वॉलंटियरशिप में जुड़ जाइए, वहां उसको समय दीजिए। कुछ गहरी बातें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और अगर आपको लगता है कि मेरी संस्था के साथ मैं अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, तो यकीन मानिए, या तो ये लाइन आपके लिए गलत है, या आप इस लाइन के लिए गलत हैं, या आप गलत तरीके से इस लाइन को ऑपरेट कर रहे हैं। तीन में से चौथा कारण आपको नहीं मिलेगा। या तो आप इस लाइन में गलती से आ गए हैं, या इस लाइन ने गलती से आपको ऑप्ट कर लिया है, और या फिर आप इस लाइन को ऑपरेट करने का जो तरीका है उसको सही से नहीं समझ रहे। अदरवाइज ये लाइन, ये सेक्टर इतना मजबूत है कि इसके सामने अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स फेल है, इस सेक्टर के सामने अच्छे अच्छे कैरियर विकल्प फेल हैं, इस सेक्टर के सामने हर वो विकल्प फेल है
जो आपको लगता है कि आपके जीवन यापन के लिए बेहतर हो सकता है। मैंने यहां पर जीवन यापन शब्द यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि इस सेक्टर के साथ आप अपनी लाइफ, अपनी लग्जरी लाइफ को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर समय के बाद। एक पर्टिकुलर समय के बाद आप सोचें कि मैं बेरोजगार हूं, मैं संस्था खोल लूं, इसके फंड से मेरा घर चल जाए, मेरी जेब के खर्चे निकल जाएं। नेवर। एक पर्टिकुलर समय के बाद यह सेक्टर आपको कहता है, खुद कहता है कि अब आप पूरा समय मुझे दीजिए। और जिस दिन अब आप इस सेक्टर के लिए अपने पूरे समय के लिए कमिटेड हो जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप ऑथराइज हो जाते हैं इस सेक्टर से अपना मेहनताना लेने के लिए, एक जॉब रोल के रूप में, एक सैलरी के रूप में, एक परसेंटेज के रूप में, या किसी अन्य रूप में। यह बात आप तक मेरी पहुंची या नहीं पहुंची? से यस इन द चैट बॉक्स अगर आपके दिमाग तक, यहां तक मेरी बात पहुंच गई है तो। से यस इन द चैट बॉक्स अगर यहां तक आपको मेरी बात पहुंच गई है। तो सबसे पहले खुद से सवाल करना है कि क्या मैं इस लाइन के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। अगर आपके अंदर से एक जवाब आता है कि नहीं, देन कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय के लिए इस लाइन को क्विट कर जाइए। सबसे पहले अपने आप को मजबूत कीजिए, उसके बाद ही आप अपनी संस्था को मजबूत कर पाएंगे। सबसे पहली चीज। दूसरा, इसी सवाल को दूसरे फॉर्म में, यानी कि एजुकेशन वाइज, नॉलेज वाइज खुद से कीजिए कि क्या मैं इस संस्था के लिए एलिजिबल हूं, इस संस्था को ऑपरेट करने के लिए एलिजिबल हूं। अब यह सवाल कहां पर हिट करता है, किस आपकी किस कमी को यहां पर उजागर करता है, ध्यान से समझिएगा। मुझे लीगल नॉलेज है, अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हुई, बीएनएस की मुझे सारी धाराएं पता हैं, किस धारा में कैसा जुर्माना है, और इवन देन मुझे बहुत अच्छी जो है बार्गेनिंग, या मुझे अच्छी जो है दलीलें करनी आती हैं। मैं किसी भी अपराधी के लिए बेहतरीन दलील कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है, मैं एक एडवोकेट नहीं हूं, क्या मैं किसी अपराधी के लिए जज के सामने उसके वकील के रूप में खड़ा हो सकता हूं? बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरा आपसे, और आप सबसे जवाब चाहिए मुझे। आप सबसे जवाब चाहिए मुझे। क्या मैं जज के सामने बहस करने के लिए खड़ा हो सकता हूं किसी और व्यक्ति के लिए? देखिए, अपने केस में दुनिया बहस कर सकती है, वो अलग चीज है। लेकिन एक एक जब आप खुद का केस लड़ रहे हो तो आप दलील कर सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है, ये लीगल पॉइंट है। लेकिन दूसरे के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन, यानी कि वो जो डिग्री है, एक लॉयर की डिग्री, वो आपको ऑथराइज नहीं करती। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप कोर्ट प्रमाइस में जज के सामने खड़े होकर किसी के लिए बहस नहीं कर सकते। ऐसे ही आपके पास भी डिजिटल सिग्नेचर है, लेकिन क्या आप किसी सर्टिफिकेट के अंदर उस डिजिटल सिग्नेचर को एज ए सीए लगा सकते हैं कि मैं इस संस्था का सीए हूं, मैं इस कंपनी का सीए हूं, मैं इस व्यक्ति का ऑथराइज सीए हूं? नहीं। क्योंकि आपके पास सीए की डिग्री नहीं है, आप किसी का भी सीए का वर्क नहीं कर सकते। आपको ऑडिट रिपोर्ट अच्छी बनानी आती है, मानता हूं। आप संस्थाओं की ऑडिट को पिछले 15 साल से देखते हुए आ रहे हैं। आप किसी भी संस्था की बैलेंस शीट को देखकर उसके लिए बहुत अच्छी ऑडिट लिख सकते हैं, लेकिन क्या वो ऑथराइज्ड होगी? नहीं। ऑब्वियस सी बात। आपको एक मनुष्य के शरीर को बहुत अच्छे तरीके से आपको नॉलेज है। आप उसकी किसी भी वेन को काटकर उसे वापस जोड़ सकते हैं। आपने 12th के अंदर जब प्रैक्टिकल किया, आपने मेंढक को काटा, उसके सारे तिल विल गुर्दे पुर्दे सब निकाल के देख रखे हैं। आपको लगता है कि ऐसे ही आप इंसान को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारा नियम, हमारा कानून, हमारा संविधान, ये देश आपको अलाउ करेगा कि आप किसी व्यक्ति को ऑपरेट कर सकें? अगर आप एमबीबीएस नहीं है, एक ऑथराइज जो है डॉक्टर नहीं है तो। नहीं। एक टीचर के रूप में आपके पास बीएड डीएड नहीं है, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है,
आपने भले ही 10वीं तक पढ़ाई की हो, 10वीं के बाद आपने 12th भी करी, आपके सर्टिफिकेट खो गए, कोई दिक्कत नहीं, आपने 12th के बिहाफ पर डिग्री विग्री सब कर रखी थी, लेकिन वो डिग्रियां आज आपके पास नहीं है, वो खो गई, आप यूनिवर्सिटी से लेकर नहीं आए, तो क्या आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में या कहीं भी एज ए टीचर वर्क कर सकते हैं बिना उस बीएड और डीएड की डिग्री के? नहीं। जब हर एक क्षेत्र के अंदर उस क्षेत्र की पर्टिकुलर नॉलेज या उस पर्टिकुलर क्षेत्र की डिग्री के साथ एंट्री मिलती है, तो आपने इस सेक्टर के अंदर बिना इस पर्टिकुलर सेक्टर की नॉलेज या इसके पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के साथ एंट्री कैसे ली? खुद से सवाल कीजिएगा। खुद से सवाल कीजिए। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर अब मेरी उम्र 50 साल है, क्या मैं अब बीएड, ये जो सॉरी, ये बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू करने जाऊं? नहीं। हर एक चीज का एक विकल्प है। विकल्प क्या होता है? मुझे लॉ की नॉलेज अच्छी है, खुदा ना खास्ता कल को मेरे ऊपर कोई आपत्ति आ गई, मुझे किसी के ऊपर केस करना पड़ा या किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया, मैं खुद के लिए बहस कर सकता हूं या नहीं? से यस और नो। चलिए अब जल्दी से बताइए। यस, है ना? मेरे खुद को बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने अपना कोई स्कूल ऑपरेट किया है, मैं किसी को कोचिंग देना चाहता हूं, अपनी संस्था के माध्यम से बच्चों को फ्री एजुकेशन दे देना चाहता हूं, क्या वहां मेरी डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, बीएड और डीएड की? से यस और नो। चलिए जी। नहीं पड़ी ना जरूरत खुद के काम में। चलिए जी, बात करते हैं सीए की। मुझे सीए की लिखी हुई ऑडिट रिपोर्ट पसंद नहीं आती। मैं चाहता हूं सर, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, मैंने तमाम बड़ी बड़ी एनजीओ की रिपोर्ट देखी है, मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट खुद तैयार करता हूं, सिर्फ आप अपने अकाउंट्स, मेरे अकाउंट्स, मेरी बैंक स्टेटमेंट, सारी चीजों को आप वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद सीए साहब अपनी मोहर लगा देना। क्या वो एग्री करेगा या नहीं? यानी कि अपनी नॉलेज अगर अपने पास है तो हम अपने काम के लिए उसको यूज कर सकते हैं। मैं अपनी ऑडिट लिख के दे सकता हूं मेरे सीए को कि सर मैंने लिख दिया, सिर्फ सिर्फ लिखने का काम मैंने किया है, बाकी आप वेरीफाई कर लो पूरी, और आप अगर संतुष्ट हो तो इस पे मोहर कर देना कि हाँ ये आपने बनाई है। करेगा वो? करेगा वो? राइट। ऐसे ही मैं नहीं कहता कि आप बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू करने जाइए, लेकिन इस सेक्टर की इक्विवेलेंट नॉलेज के साथ ही इस सेक्टर में सरवाइव कीजिए, जो कि आपके अंदर सबसे बड़ी कमी है कि हम सीखना नहीं चाहते। आपके लिए तमाम कोर्सेज दिए हैं, उन कोर्सेज के लिए आपको सर्टिफिकेशंस दिए जा रहे हैं, आपको लेना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। ये मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है, मानना या ना मानना ये आपके बुद्धि बल विवेक पर निर्भर करता है। ये सिर्फ मेरा आग्रह है, करना है या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इस लाइन में सक्सेस चाहिए, आप करेंगे, और आपको जिंदगी भर ऐसे ही समय निकालना है, टाइम पास करना, अभी तक इतने साल हो गए हैं संस्था को चलते हुए, आगे और कुछ साल निकल जाएंगे, तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। चलिए जी, बात हुई थी आइडेंटिफाई योरसेल्फ, मेरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया आइडेंटिफाई योरसेल्फ, तो आई वाई लिखकर टाइप कर दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।